ओप्पो A3X मॉडल आया था मेरे पास, जो कि नो सर्विस था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये मॉडल कौन सा है, इसमें ऑलरेडी काम हुआ है या नहीं, बेसबैंड है या नहीं, सब चेक करा देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, इसमें बेसबैंड भी ओके है और इसका IMEI नंबर भी ओके है। चलिए अभी इसमें सिम डाल के चेक करते हैं कि कहीं हमारा सिम डिटेक्ट हो रहा है या नहीं। अभी यहाँ पे मेरा सिम तो डिटेक्ट हो चुका है। चलिए सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी सिम तो डिटेक्ट हो चुका है, लेकिन नेटवर्क कोई भी नहीं है। आप यहाँ पे 4G पे डालिए, 2G पे डालिए या 3G पे डालिए, कहीं पे भी आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा और इसमें किसी भी तरह की लिस्ट नहीं बन रही है। तो चलिए अभी चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी देखिए बोर्ड की कंडीशन ऐसी है। अभी इसका बाहरनी ओपन कर लेता हूँ। बाहरनी ओपन करने के बाद चेक करते हैं कि इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम है, कौन से वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और इस आईसी को निकाल के इसका पैड वैल्यू भी चेक कर लेंगे। और अभी इस मॉडल में सबसे पहले हम पैड वैल्यू चेक करने से पहले हम इसमें शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। जितने भी आरएफआईसी के आसपास जितने भी कैपेसिटर है, उन सब कैपेसिटर पे सबसे पहले शॉर्टिंग चेक करिए। अगर शॉर्टिंग ना मिला तब जाके हम वोल्टेज चेक करेंगे। ऑलरेडी मैं यहाँ पे शॉर्टिंग चेक कर चुका हूँ। चलिए अभी वोल्टेज चेक करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.9 वोल्टेज बन रहा है, जो कि 1 वोल्टेज है, और उसके पास में यहाँ पे 1.8 वोल्टेज बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ बन नहीं रहा है। यहाँ पर वोल्टेज ना बनने की वजह या तो ये लाइन शॉर्ट होगी, या तो सीपीयू और आरएफआईसी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो नहीं है, या फिर हमारी पावर आईसी वोल्टेज बना ही नहीं रही है। चलिए सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे आईसी को बाहर निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद इसका सारा पैड वैल्यू ले लेते हैं, एक बार जीआर वैल्यू ले लेते हैं। चलिए चेक करते हैं। अभी यहाँ पे जीआर वैल्यू चेक करने के लिए मैं इसका बिटमैप ओपन कर लेता हूँ। बिटमैप से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है। अभी यहाँ पे देखिए, मैं फिर से वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। 1 वोल्टेज तो पक्का बन रहा है, लेकिन 1.8 वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसका पैड वैल्यू ले लेते हैं। पैड वैल्यू लेने के बाद फिर से चेक करेंगे कि 1.8 वोल्टेज बन रहा है या नहीं। अभी सबसे पहले हम आईसी को निकाल के इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं बिटमैप ओपन कर लेता हूँ। बिटमैप ओपन करने के बाद चलिए 1 बाय 1 हम इसका सारा पैड वैल्यू ले लेते हैं। और जब भी आप आईसी रिमूव करते हैं तो देख के कीजिएगा, कहीं कोई कंपोनेंट्स ना ओपन हो जाए या निकल जाए। और क्लीन करने के टाइम पे भी चेक करिएगा, कहीं हमारा जो सोल्डर होता है लेड किसी कंपोनेंट के साथ ना चिपक जाए। अभी यहाँ पे एक कैपेसिटर निकल गया था, मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक करने के बाद इसको क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करके इसका पैड वैल्यू ले लेते हैं। तो चलिए इसका पैड वैल्यू लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ये आरएफएफई क्लॉक की लाइन है, जो कि बिल्कुल ठीक है, जो जीआर वैल्यू आ रहा है। लेकिन आरएफएफई डाटा पे जीआर वैल्यू नहीं आ रहा है, जो कि लगभग सेम जीआर वैल्यू हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए था। अभी हमारे को यहाँ पे एक फॉल्ट मिल गया, जो कि आरएफएफई डाटा का लाइन जो मिस है, जो कि सीपीयू से आता है। अभी यहाँ पे आपको सारा जीआर वैल्यू चेक करना पड़ेगा, जो कि 1.0 1.8 की वोल्टेज लाइन की होती है। वो सारा जीआर वैल्यू आपको मिलना चाहिए यहाँ पे। अभी जो मैंने चेक किया वो 100 इन की लाइन थी, वहाँ पे भी जीआर वैल्यू लगभग 400 के करीब मिला। इसी तरह से आपको सारे पैड्स का जीआर वैल्यू लेना होगा। और जितने भी मेन लाइन होती है, जो मेन लाइन होती है, जो नेटवर्क में होती है, जो बीएसआई की लाइन्स होती हैं, जो कि 1.0 1.8 लाइन की होती है, और आरएफएफई क्लॉक डाटा की, और 100 इन की, ये सारे पैड वैल्यू का आपको जीआर वैल्यू लेना होगा। अभी इसमें जो हमें फॉल्ट मिला वो था आरएफएफई डाटा का जो जीआर वैल्यू मिस था, जो कि सीपीयू से आता है। चलिए अभी हम सीपीयू को निकाल के चेक करते हैं, कहीं कोई पैड तो हमारा रिमूव तो नहीं हो गया।
या तो फिर हमारा जो आरएफएफ लाइन का जो बॉल होता है, कहीं वो ड्राई सॉल्ट तो नहीं हो गया। चलिए अभी सीपीयू निकाल के चेक करते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है। अभी यहाँ पे मैं शील्ड को ठीक से कट कर लेता हूँ। शील्ड को कट करने के बाद मैं सीपीयू को निकालूंगा। सीपीयू को निकालने से पहले आसपास जितना भी ग्लू होता है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद सीपीयू को निकालेंगे। अभी यहाँ पे मैं जो हॉट गन होता है वो क्विक 857 DW प्लस यूज़ कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे ग्लू निकालने के लिए मैं एयर को 4 पे रख के और हीट को 320 पे रख के ग्लू को निकाल रहा हूँ। ग्लू को कट करने के बाद अभी सीपीयू निकालने के लिए यहाँ पे मैं 350 टेम्परेचर और एयर आके 5 पे रख के निकाल रहा हूँ। अभी देखिए सीपीयू तो मैंने निकाल लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे आरएफएफई डाटा की लाइन मिस थी वहाँ के सारे पैड्स टूटे हुए हैं। अभी हम इसको क्लीन करके चेक करना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से पैड टूटे हैं, किन किन पैड्स को हमको बनाना चाहिए। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद ये ब्लैक पेस्ट आता है, सारा पेस्ट को क्लीन कर लूँगा। क्लीन करने के बाद चेक करते हैं कि हमारे कितने पैड्स निकले हैं और हमको कौन कौन से पैड्स इंपॉर्टेंट है जो हमको बनाना है। चलिए अभी क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद हम चेक करेंगे कि कितने पैड्स हमारे टूटे हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ पे लगता है कि कहीं ये फोन ड्रॉप डाउन तो नहीं है। ड्रॉप डाउन के केस में ज़्यादातर ऐसे पैड्स टूटे हुए मिलते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पैड्स टूटे हैं। थोड़े पैड्स को मैं ऐसे ही यूवी मार्क्स करके चिपका देता हूँ। जो पैड्स कट हुए हैं उसको मैं बनवा लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि बिटमैप को देख के चेक कर रहा हूँ कि कितने पैड्स मेरे निकले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाइन्स है, कौन से लाइन्स यहाँ पे मिस है, मैं चेक कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम 1 से 2 लेग ही कट हुए हैं। जो ऊपर से जो सेकेंड बॉल है लेफ्ट साइड पे वो हमारा आरएफएफई डाटा का था, जो कि कट हो चुका है। हमको उस पैड को बनाना होगा, जलेबी करके बनाना होगा। मैं यहाँ पे जलेबी करने से पहले जितने भी पैड्स जो ऑलरेडी निकल चुके थे उसको मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। यूवी मास्किंग करके चिपका देता हूँ। चिपकाने के बाद मैं जो पैड निकला हुआ था, जो कि 1 या 2 पैड निकला हुआ था जो कि कट हुआ था, उसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। बनाने के बाद चेक करेंगे। जब भी आप पैड बना लेंगे ना, पैड बनाने के बाद कनेक्टिविटी चेक करिए। जो अभी मैं जितना भी बॉल्स बनाऊंगा उसका मैं कनेक्टिविटी ले लेता हूँ। एक जंप करके जहाँ पे आरएफआईसी होता है वहां से जो लाइन मिस है वो आरएफआईसी से मैं जंप करके वहां से और जहाँ पे सीपीयू जहाँ पैड निकला हुआ है वहां तक का कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ। कनेक्टिविटी को चेक करने के बाद ही आपको सीपीयू लगाना होगा, नहीं तो फिर आपको सीपीयू निकालना पड़ेगा। फिट करने के बाद सीपीयू लगाने के बाद अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आपको फिर से निकाल के कनेक्टिविटी चेक करना पड़ेगा। इसलिए अभी जो भी आप पैड बना रहे हो, जो भी आप जलेबी बना रहे हो, उसका कनेक्टिविटी यहाँ से लेके WTR यानी RFIC तक का जो पैड है वहां तक का आपको कनेक्टिविटी लेना होगा। अभी यहाँ पे मैं जलेबी बना चुका हूँ। जलेबी बनाने के बाद यूवी मार्क्सिंग कर लेता हूँ। यूवी मार्क्सिंग करके मैं इसको स्क्रैच कर लूंगा। स्क्रैच करने के बाद अभी स्क्रैच कर लेता हूँ। स्क्रैच करने के बाद आपको जितने भी पैड दिख रहे हैं बोर्ड में जो निकले हुए हैं उसमें ऑलमोस्ट 90% NC हैं। और जो पैड निकले हुए थे, जो कि एक पैड निकला हुआ था जो कि RFID डाटा लेन की जो पैड था उसको मैंने बना लिया है। अभी जितने भी पैड वहाँ पे दिख रहे हैं आपको सारा NC है। अभी देखिए ये एक पैड मेरे को मिला, एक पैड मुझे ऐसा मिला जो निकला हुआ था। जैसे ही मैंने बिटमैप में चेक किया
तो पता चला कि वो कनेक्शन है ही नहीं। देखिए अभी मैं जहाँ पे चेक कर रहा हूँ यही लाइन है। यहाँ पे बिटमैप में तो आईसी दिखा रहा है जो 6 बॉल का आईसी, लेकिन यहाँ पे देखिए बोर्ड पे वो आईसी है ही नहीं। मतलब वो एनसी है, वो आईसी ही एनसी है, वो आईसी है ही नहीं है। तो ये पैड को हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी पैड वगैरह सब बन चुका है, जिस कोई भी मार्क्सिंग करना था सब कर चुका हूँ। अभी क्लीन करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि कोई कहीं पे कोई लाइन मिस है या नहीं। अभी यहाँ पे तो मेरे को सब लाइन ओके मिला। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से यूवी मार्क्सिंग कर लेता हूँ। जहाँ पे एनसी था वहाँ पे यूवी डाल के उसको फिल कर देता हूँ, क्योंकि जब सीपीयू बिठाऊंगा, जब सीपीयू को मैं माउंट करूंगा, कहीं एक बाल को दूसरा बाल ना लगे, इसलिए मैं इसको एकदम प्रॉपर तरीके से यूवी मास्किंग करने के बाद अभी मैं बोर्ड को क्लीन करके अभी हम सीपीयू को क्लीन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे सारा ठीक से क्लीन हो चुका है, तो चलिए अभी हम सीपीयू को क्लीन कर लेते हैं। जब भी आप सीपीयू क्लीन कर रहे होंगे, अगर वो सीपीयू ब्लैक पेस्टेड है और ग्लू हार्ड है, अगर आयरन से वो नहीं निकल रहा है, तो आपको हॉट गन का यूज़ करना होगा। जब भी हॉट गन यूज़ करेंगे तो आपका टेम्परेचर 280 से लेके 300 पे रखिए। अगर आप क्विक 857 DW प्लस यूज़ कर रहे हैं तो ईयर 3 या 4 पे रख के 300 या 280 या 320 पे हीट रख के क्लीन करिएगा। और जब भी क्लीन करेंगे तो ज़्यादा देर तक हॉट गन मत यूज़ कीजिए, वरना आपका सीपीयू फूल जाएगा। अभी यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने सीपीयू को क्लीन कर लिया, तो चलिए अभी रिबॉल करते हैं। अभी मैं यहाँ पे यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिबॉल कर रहा हूँ। चलिए अभी रिबॉल करते हैं। जब भी आप सीपीयू रिबॉल करेंगे, आप चाहे तो एक ही टाइम पे प्रॉपर रिबॉल कर सकते हैं, या तो कट करके भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कट करके करूँगा, क्योंकि जब भी आप कट करके करेंगे, ऐसे अब जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कट करके करेंगे तो आपका बॉल्स एक ही साइज में आएगा, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होगा। इसलिए मैं कट करके यहाँ पे फिर से पीपीडी को अप्लाई करके रिबॉल कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो एक ही बार पीपीडी को ठीक से फिल करके रिबॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ कट करके फिर दोबारा पीपीडी को अप्लाई करके ही सीपीयू को रिबॉल करता हूँ। अभी चलिए सीपीयू क्लीन कर लिया। सीपीयू क्लीन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये क्या 2 बॉल नहीं है इसमें, और एक और 2 बॉल बड़े हो चुके हैं, उसको मैं कट कर लेता हूँ। कट करके वापस से उसको रीसाइज कर देता हूँ। रीसाइज करने के बाद जो बॉल्स नहीं है, पैड खाली है, उसको फिर से स्टेंसिल से निकाल के उसमें ये 2 या 3 पैड खाली है, उसको वापस से लगा देता हूँ। और जब भी आपको बॉल अपना सीपीयू को रीसाइज करना होगा, जो बॉल्स को रीसाइज करते हैं पेस्ट डाल के, तो ध्यान में रखिएगा ज़्यादा पेस्ट मत डाल लीजिए। ज़्यादा पेस्ट डालेंगे तो जब आप सीपीयू का माउंट करेंगे बोर्ड में, तो वो एक जगह पे नहीं रुकेगा, वो हिल जाएगा। इसीलिए जब भी रीबॉल करने के बाद पेस्ट को अप्लाई करके बॉल्स को रीसाइज करते हैं, तो पेस्ट को बहुत ही कम यूज़ करिएगा। अभी यहाँ पे देखिए जो बॉल नहीं था वो बॉल को मैं बना ले रहा हूँ। जितना भी बॉल्स था, जो कि 3 बॉल्स निकला हुआ था, उसको मैंने बना लिया है। बनाने के बाद मैं फिर से एक बार आई टेस्ट करूँगा, कहीं मेरा कोई बॉल बड़ा या छोटा तो नहीं। चेक करने के बाद हम इस सीपीयू को फिक्स करेंगे। अभी आप देखिए मेरा सीपीयू रेडी है और मेरा बोर्ड भी रेडी है। चलिए थोड़ा सा पेस्ट को डाल के इसको माउंट करते हैं बोर्ड में। अभी
यहाँ पे मैं CPU को फिक्स करने के लिए 320 या 330 हीट यूज़ कर रहा हूँ और एयर 4 पे रख के यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे छोटा सा टच भी दे दिया। ज़्यादा टच आपको नहीं देना है क्योंकि आपका पैड ऑलरेडी इसमें मैंने 1 या 2 जलेबी बना चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा शेक नहीं करेंगे। थोड़ा सा शेक करके हम CPU को बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद थोड़ा इसको कूल डाउन कर लेते हैं। कूल डाउन करने के बाद तो चलिए अभी हम GR वैल्यू ले लेते हैं RFFE डाटा और क्लॉक की। देखिए RFFE क्लॉक की 450 आ रही है लगभग। अभी यहाँ पे डाटा की लाइन RFFE डाटा की लाइन 450 आ रही है। कभी भी आप याद रखिए, जब भी आप RFFE लाइन्स चेक करेंगे ना जो कि CPU से आती है, तो दोनों RFFE डाटा और क्लॉक की दोनों GR वैल्यू सेम होनी चाहिए। एक की ज़्यादा और एक की कम नहीं रहनी चाहिए। अगर कम ज़्यादा होगी तो फ़ोन फॉल्टी माना जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए RFFE डाटा और क्लॉक की लाइन दोनों सही है, 450 और 450। 1 पॉइंट ऊपर या 1 पॉइंट नीचे कम ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो चलिए अभी हमारा यहाँ पे सब कुछ ओके है सारा। मैं फिर से एक बार वापस से पैड वैल्यू चेक कर चुका हूँ, जो कि वोल्टेजेस की होती है, जो कि 1.0 1.8 की सारी वोल्टेजेस की लाइंस और 100 की लाइंस सारी GR वैल्यू ओके है। जब भी आप काम करने के बाद फिर से आप कभी भी आपको RFIC को लगाने से पहले फिर से एक बार आपको शॉर्टिंग और आपको सारा GR वैल्यू चेक करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे सब चेक कर चुका हूँ। इसी तरह से आपको भी सारे पैड्स का GR वैल्यू ले लेना है चेक करने के बाद। अभी चलिए अभी हम IC को रिवॉल्व कर लेते हैं, WTR IC को रिवॉल्व कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए जो मैं WTR IC रिवॉल्व कर रहा हूँ, जो इसमें लगा हुआ था पुराना वही रिवॉल्व कर रहा हूँ। रिवॉल्व करके इसको माउंट करके चेक करते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो हमारे को दूसरा वाला IC चेंज करना होगा। तो चलिए अभी मैं इसको रिवॉल्व कर चुका हूँ। रिवॉल्व करने के बाद अभी मैं IC को फिक्स करता हूँ। फिक्स करके चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। तो चलिए अभी मैं बोर्ड को फिक्स कर लेता हूँ। फिक्स करने के बाद ऑन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे सिम भी इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे एक बार 1.8 की लाइन चेक कर लेता हूँ जो हमें नहीं मिल रही थी। तो अभी यहाँ पे देखिए मेरे को 1.8 मिल गया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरा नेटवर्क आ चुका है। अभी मैं नेट ऑन करके भी चेक कर लेता हूँ। देखिए अभी मेरा 4GB आ गया। तो चलिए एक बार मैं आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए वही सिम है, वही नंबर है और हमारा नेटवर्क कंप्लीट ऑन हो चुका है। एक बार चेक करते हैं कि हमारा यूट्यूब ओपन हो रहा है नहीं। पता नहीं इसमें रिचार्ज होगा या नहीं। तो चलिए मैं इसमें एक बार 198 पे कॉल करके चेक करा देता हूँ। तो चलिए अभी ये तो रेडी हो चुका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।